नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपकी समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टी 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप 4.0 के हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी यानी सिक्स से लेकर के 12th तक यानी सिक्स से लेकर के 12th तक किसी भी वर्ग के आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग राजभाषा हिंदी को दिखने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग राजभाषा के लिए जो नियम बनाए गए हैं संविधान में, तो उसकी राजभाषा जो हिंदी है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या क्या जो है इसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं, क्या क्या नियम कानून है, कहाँ कहाँ क्या बोला जाता है। यानी राजभाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ राजभाषा हिंदी होगा, यानी राजभाषा से संबंधित जो है अनुच्छेद है उसमें जितने भी भाषाओं का चर्चा किया गया है उन सभी भाषाओं पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज जो है हम 35वां लेक्चर देख रहे हैं, यानी इससे पहले तक आपका 1 से जो है 34 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है उसे लिंक लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 4.0 के 35वां लेक्चर देख रहे हैं, राजभाषा हिंदी यानी हिंदी के बारे में संविधानिक स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे आप 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तब हम इधर से आपको जो है पीडीएफ जो है भेजेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का नोट्स, व्याकरण का नोट्स, 30 प्रैक्टिस सेट और 8 प्रीवियस सेट रहेगा। यानी आपका 80 नंबर का संपूर्ण तैयारी मेरे इस नोट्स के माध्यम से हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो 22 नंबर का तैयारी है क्वालिफाई पेपर का, उसका भी हो जाएगा। तो दोनों की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ों को देखिएगा। जितने भी अगर जो जुड़े हुए हैं नोट्स नहीं दिए हैं तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम नहीं, ये बीपीएससी है, इसमें मेरिट बनेगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम होता है। कितना मेहनत करके समय निकाल करके आपके समक्ष हम उपस्थित होते हैं ताकि आप सभी का जो तैयारी है वो बेहतर हो सके, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी राजभाषा जो हिंदी है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इस टॉपिक में हम लोग विस्तार से देख लेंगे। यानी राजभाषा हिंदी और जो संवैधानिक स्थिति है राजभाषा का, उसको जो है हमको यहाँ देखना होगा। और यहाँ जो भी चीज़ें बनाई गई है ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, उसी को ध्यान में रख करके यहाँ बनाया गया है। यानी हम जो भी चीज़ें देखते हैं परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसी को यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल कर आ गई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। किसके उपलक्ष्य में, तो 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान में हिंदी को राजभाषा जो है का दर्जा दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न आएगा कि राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया है, तो हिंदी को स्वीकार किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये सिर्फ हिंदी जो है राजभाषा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा ये नहीं है, राजभाषा है।
तो हिंदी जो है भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जिक्र किया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि संविधान की अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। वर्तमान में भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब देखिए जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, यानी जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो भाषा से है। और अगर भाग पूछ देगा तो भाग 17 जो है, यानी भाग जो 17 है संविधान का, वो भाषा से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में ये छोटी बात है, पूछा जा सकता है। आगे इसका चर्चा किया हुआ रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं है, चर्चा किया हुआ रहेगा। तो एक एक चीजों को आपको देखते चलना है। अब देखिए यहाँ कहा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है, यानी भाग 17 का जो शीर्षक है वो क्या है, तो राजभाषा है। और भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये ध्यान देना होगा। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यानी भाग 4 जो है उसमें 4 अध्याय है। यानी भाग 4 में कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय है जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। अब देखिए यहाँ पे संबंध आता है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद जो 343 है और वहां से लेकर के 351 तक, यानी अनुच्छेद 343 से 51 तक जो है वो क्या है, तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। यह मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। यानी ये जो है मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 का 1 संसद और अनुच्छेद 210 विधानमंडल के भाषा संबंधी विवरण है। यानी अनुच्छेद 120 में देखिएगा तो संसद की जो भाषा संबंधी उपबंध दिए गए, विवरण दिए गए हैं। तो संसद से संबंधित है अनुच्छेद 120, और इसी का जो है कटछट कीजिएगा तो अनुच्छेद 210 जो है वो विधानमंडल से संबंधित है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है आपको अच्छे से दिखना होगा, क्योंकि आपका जो तैयारी है वो कोई सिंपल तैयारी नहीं है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण तैयारी है। अब हम लोग बारी बारी से जो सभी अनुच्छेद है उसको हम लोग देखते चलेंगे और एक एक चीजों को विस्तार से जानेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 120 1 है, तो इसका संबंध किससे है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि संसद में कार्य जो है हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा को सभापति उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यानी लोकसभा या राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष जो हैं, अगर कोई हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल सकता है तो अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति है, बोल सकता है। ऐसा किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 120 में कहा गया है। तो ये देखिए आपको पूछ सकता है कि लोकसभा की भाषा से संबंधित जो चीजें हैं वो किसमें है, तो अनुच्छेद 120 में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपके माइंड से उठ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी लेक्चर हुए हैं 2-4 बार देखते रहिए। अगर आपके पाठ PDF है तो 2-3 बार रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ वीडियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाने वक्त कौन सी महत्वपूर्ण बातें बोल देंगे एग्जाम में हो सकता है वही आ जाए। तो आपको दोनों चीजें करनी होगी। अब देखिए अनुच्छेद 210 है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में जो कार्य है राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यानी कोई भी राज्य की जो विधानमंडल का कार्य है वो क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में होगा, या राज्य की जो राजभाषा है यानी राज्य का अपना राजभाषा होता है उसमें किया जा सकता है। आगे कहा गया कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति से दे सकता है जो इस समय विचार नहीं प्रकट करता है। यानी हिंदी और अंग्रेजी में अगर विचार नहीं प्रकट कर सकता है तो ये अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति को कि वो जो है उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति देगा। तो ये किस में कहा गया है, तो 210 में कहा गया है।
तो 120 में जो है वो क्या है, संसद से संबंधित है यानी देश स्तर पे है, और 210 में जो है वो राज्य से संबंधित है यानी विधानमंडल से संबंधित है। तो ये आपको उल्टा पुल्टा हो सकता है अनुच्छेद में, तो ये आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका जो 5 विकल्प है ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो अनुच्छेद 120 और 210 तो खत्म हो गया। अब राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है 343 है। अब देखिए 343 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब डायरेक्ट आपका प्रश्न आ सकता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी भारतीय अंकों का जो रूप होगा क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वही रूप होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 344 है। अब देखिए इसके अंतर्गत संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद, यानी कहा गया था कि संविधान के जब स्वीकार किया जाए तो 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। इसी प्रकार संविधान के आरंभ के 10 वर्ष बाद भी गठन किया जाएगा। ये आयोग हिंदी भाषा वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग के सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। यानी कि जो भाषा एक आयोग का गठन का बात है, ये किसमें है, तो अनुच्छेद 343 में है, जो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाएगा, जिसके तहत बहुत सारे आयोग का भी गठन हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो 45वां अनुच्छेद है। इसमें देखिए कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं का या हिंदी को शासकीय परियोजनाओं के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। यानी इंग्लिश का उस समय प्रयोग हो जाता है तो इंग्लिश का जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन अगर भाषा के अधिकार पर देखें कि बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ अपने शासकीय कार्य के लिए उस भाषा का प्रयोग वो राज्य कर सकेगा। यानी विधानमंडल में वो जो है भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 345 में कहा गया है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अनुच्छेद जो है 346 है। तो इसके अनुसार कहा गया कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की जो है राजभाषा होगी। यानी दोनों में दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के साथ जो विचार होगा वो राजभाषा में किया जाएगा। यदि दो या दो अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। यानी हिंदी को अगर स्वीकार करना चाहेंगे तो उसको किया जा सकेगा, अन्यथा वो अपना राजभाषा में प्रयोग कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 347 है। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी विभाग में से परियोजनाओं के लिए वह निर्दिष्ट करे और शासकीय मान्यता दे। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि भाषाई जब आंदोलन अगर कोई करेगा, अगर उसका जरूरत है, देखा जाता है, तो ये जो है राष्ट्रपति निर्देश जारी कर देगा कि नहीं ये बहुत जो है इसका क्षेत्र व्यापक हो चुका है, तो वो राज्य में इसका जो है शासकीय जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसी के चलते जो है आप देखिएगा भाषाई आंदोलन जो है होते रहता है। तो इसी अनुच्छेद के तहत उसमें जो है अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि आखिर जो है वो भाषा को जो है शासकीय परियोजनाओं के लिए या कुछ क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए उसको जो है मान्यता दिया जाए। तो ये देखिए 347 में कहा गया है। आगे देखिए है 348 है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि संसद विधि द्वारा उपबद्ध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो भाषा का कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी में होगी, ऐसा 348 में कहा गया है।
अगर कोई उपाधि विधि द्वारा उपबद्ध नहीं है तो, या फिर संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। यानी ऐसा कहा जा चुका है कि ऐसा हो सकता है, अगर नहीं उसमें करना चाहे तो इंग्लिश हो सकता है। इंग्लिश का जो प्रयोग था वो ही चलेगा। ये सब उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में। आगे देखिए कहा गया अनुच्छेद 349 है। तो इसमें कहा गया कि यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी देनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर, उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर अपना विचार के पश्चात अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। यानी संशोधन का अगर बात किया जाएगा, यानी संसद कोई विधेयक पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो उसको जो है संशोधन के पास जो मंजूरी दे भी सकता है, अन्यथा नहीं भी दे सकता है। तो ये कहा गया 49 में। यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। अब देखिए 50 में है। तो देखिए यहाँ 50 में जो है ये, यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी आधिकारिक या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। यानी संघ में या राज्य में जो भाषा बोली जा रही है उसमें अपना अभ्यावेदन देगा, ये हक है उसको। साथ ही जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उसके विकास के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा और इन वर्गों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने का पर्याप्त व्यवस्था करेगा। अब देखिए ये इसी के तहत जो है आप देखिएगा अल्पसंख्यक जो भाषा है जैसे मगही है, अरबी है, फारसी है, तो ये सभी के भाषा के लिए देखिएगा बहुत सारे जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो ये उसका अधिकार है कि मातृभाषा में दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा प्राथमिक स्तर पे। तो ये जो है इसी नियम के तहत उसकी बहाली होती है। तो देखिए एक एक चीज को आप देखिएगा अच्छे से समझिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको बना पाइएगा, फिर कोई भी प्रश्न रहेगा। और आप सोचिएगा कि जैसे तैसे करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक एक चीज को आप अच्छे से कीजिएगा तभी जब आप उसमें मन लगाइएगा। अब देखिए अनुच्छेद 351 है, यानी अनुच्छेद 351 है। इसमें कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भाषा की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में बताई गई सभी भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसका शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए उससे समृद्धि सुनिश्चित करे। अब देखिए हिंदी भाषा का देख रखाव जो है इसी अनुच्छेद पे है, यानी हिंदी भाषा के प्रसार के लिए जो काम किए जाएंगे वो इसी अनुच्छेद के तहत किए जाएंगे। और नए शब्द जो बनाना है देखिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से, यानी मुख्यतः संस्कृत के जो है लेना है सब और कुछ और जो है अन्य भाषा के मिला करके एक नया शब्द भंडार में आप उसको वृद्धि कर सकते हैं, हिंदी का विकास कर सकते हैं जिससे कि हिंदी का विकास हो सके। तो ये जो है अनुच्छेद 351 में इसी बातें कही गई है। तो देखिए अनुच्छेद की में जितने थे, यानी अनुच्छेद 343 से 351 जो संबंधित है राजभाषा से उसको मैंने यहाँ तक करवाया है, और अनुच्छेद 120 210 भी था भाषा से संबंधित, उसको भी करवा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि हम लोग जो है परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी उपयोगी टॉपिक है उसको हम लोग करते चलेंगे ताकि आपका जो तैयारी है वो संपूर्ण हो सके। अब देखिए कहा जा रहा है कि संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे पॉइंट है कि 26/1/1950 को संविधान लागू हुआ, तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान यानी अनुच्छेद 120 210 तथा अनुच्छेद 343 से 51 तक लागू हुए हैं, यानी इसी के तहत जो है संविधान में ये जो है लागू किया गया है। आगे देखिए बढ़िएगा तो कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने
शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी बोर्ड का गठन 1950 में किया गया, लेकिन 52 से ये जो है शब्दावली का निर्माण करना शुरू किया। 14 सितंबर 1953 को राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। यानी 1949 में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, लेकिन प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था। लेकिन ये जो है पहली बार 14 सितंबर 1953 को अखिल भारतीय स्तर पर जो है हिंदी दिवस जो है मनाया गया था। आगे है 7/6/1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यानी अनुच्छेद 344 वन के अंतर्गत ये जो है गठन किया गया है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि हर एक 5 वर्ष पर जो है संविधान के राष्ट्रपति जो है एक आयोग का गठन करेगा, तो उसी के तहत यहाँ किया गया था। देखिए ये जो बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको देखते चलना होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि 19 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की और उसके संचालन के लिए केंद्रीय शिक्षण मंडल नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया। 1963 में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय किया गया। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वो नया नाम जो है तो इसी का है। अब आपको पूछ सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो केंद्रीय शिक्षण जो है महाविद्यालय था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1961 में अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया, लेकिन 1976 में अस्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। यानी 1961 में तो गठन होता है राजभाषा का आयोग का, लेकिन 76 में पूछा जो है समाप्त कर दिया जाता है। 30 मार्च 1962 को केंद्र सरकार द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 पारित हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। यानी कि यहीं से प्रश्न पूछा गया था एक बार, यानी कि पूछा गया था कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किसे घोषित किया गया है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को किया गया है। ये देखिए प्रश्न शायद ए स्टेट में पूछा था, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। हम पहले भी कहे थे कि जो भी चीजें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 10/5/1963 को अनुच्छेद 343 के प्रावधान व जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। यानी राजभाषा जो है वो क्या है, हिंदी है, और सह राजभाषा जो है अंग्रेजी को बनाया गया है। ये कब किया गया था, तो 1963 में जो है राजभाषा अधिनियम के तहत किया गया। 1967 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। यानी केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया, तो 1967 में। 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ। यानी 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। तो यहाँ जो भी चीजें आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है वही समाहित यहाँ किया गया है। आगे कुछ और बिंदु है उसको आप लोग देख लीजिए। 1975 को नागपुर में 18 से 14 जनवरी तक प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अब देखिए ये यहाँ थोड़ा सा 8 से 14 जनवरी तक प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। यानी 8 से 14 जनवरी तक प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जून 75 को 1900 राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधि को बंदों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया। यानी राजभाषा विभाग जो स्थापित है वो 1975 में किया गया है। 76 को संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ 1976 में, और 1977 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। अब ये प्रश्न दे सकता है कि किसने जो है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में फर्स्ट बार संबोधित किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कब किए, तो 1977 में। तो इस तरीका से प्रश्न आपको दे सकता है। 17 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। यानी 2001 में जो है मॉरिशस एक देश है, वहाँ विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई।
तो यही मोटा मोटी जो बात था, महत्वपूर्ण जो बिंदु था, उसको हम यहाँ प्रस्तुत किए। कुछ और बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी के प्रयोग के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें क क्षेत्र, ख और ग क्षेत्र है। इस वर्गीकरण के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया गया है और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देना है। अब देखिए कहा जा रहा है, यानी एक क्षेत्र का बात करें तो क्षेत्र का जो है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। तो ये सारे क्या है, क क्षेत्र में शामिल है। आपको पूछा जा सकता है कि संविधान के जो 3 भागों में बांटा गया भाषा के आधार पर, उसमें क क्षेत्र में कौन है। ख में देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। और ग क्षेत्र यानी ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो क और ख दोनों में शामिल नहीं है, वे क्या है, ग क्षेत्र में आते हैं। तो क ख ग ABC ये जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है इंडिया को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाओं का जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया था। संविधान के 21वें संशोधन यानी 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तब इसकी संख्या 14 से बढ़कर कितना हो गई, 15। यानी 14 से बढ़कर कितना हो गई, 15। संविधान की 71वें संशोधन अधिनियम यानी 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। तो ये ध्यान में रखना है। यानी 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। ये पूछ सकता है कि कब किसको जोड़ा गया है। तो एक एक चीज को आप अच्छे से देखते चलिएगा। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया। अब इसकी संख्या बैठकर कितने हो गई, तो 22 हो गई। यानी वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं शामिल, तो 22 भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है, जिसमें बिहार का एक भाषा जो है मैथिली भाषा को भी शामिल किया जा चुका है। तो ये एक एक बिंदु जो है ये ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा को 52वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये बात को आपको अच्छे से देखना होगा। वर्तमान संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जो हैं असमिया है, नेपाली है, मणिपुरी है, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये 22 भाषाएं हैं। इसमें से भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं हैं या कौन सी शामिल है। तो इस तरीका के प्रश्न को आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए भारत के राज्यों की आधिकारिक भाषाओं की सूची, यानी कौन से राज्य की कौन सी भाषा जो है आधिकारिक है, ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक राज्य को देखते चलेंगे। तो आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, अरुणाचल का अंग्रेजी है, असम का असमिया है, बिहार का हिंदी है, छत्तीसगढ़ हिंदी, गोवा का कोंकणी है, गुजरात का गुजराती है, हरियाणा का हिंदी है, हिमाचल प्रदेश हिंदी, झारखंड हिंदी, कर्नाटक का कन्नड़ है, केरल का मलयालम है, मध्य प्रदेश का हिंदी है, महाराष्ट्र का मराठी है, मणिपुर का मणिपुरी, मेघालय का अंग्रेजी है, मिजोरम का मिजो है, नागालैंड का अंग्रेजी है, उड़ीसा का उड़िया है, पंजाब का पंजाबी, राजस्थान का हिंदी, सिक्किम का अंग्रेजी, तमिलनाडु का तमिल, तेलंगाना का तेलुगु, त्रिपुरा का बंगला, उत्तर प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, पश्चिम बंगाल बांग्ला भाषा है। तो ये जो था राज्य का, यहाँ देखिए कुछ केंद्र शासित है, उसको भी हम लोग देख देते हैं। तो केंद्र शासित का देखिए अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है हिंदी है, चंडीगढ़ का अंग्रेजी है, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप गुजराती, दिल्ली का हिंदी है, लक्षद्वीप मलयालम है, जम्मू और कश्मीर यानी जम्मू और कश्मीर का क्या है, कश्मीरी है, लद्दाख का हिंदी है, पुडुचेरी का तमिल है। तो देखिए बहुत सारे जगह है हिंदी का वर्चस्व है, हिंदी बोलने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो यही आज का मेन पॉइंट था, जिसको हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा।
अब हम लोग इससे संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक था थोड़ा सा जटिल है, आपको 2-4 बार देखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको जो है ये टॉपिक, यानी ये जो टॉपिक है इसको बेहतर तरीके से देखना होगा। यहाँ से हर एक जगह प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, यूजीसी नेट, किसी का भी, यानी हिंदी से संबंधित या हिंदी से इतर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वीवीआई टॉपिक है, आपको अच्छे से करते चलना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू को देखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया? तो आप लोग ऊपर देख लिए थे, यानी कब दिया गया है, बिल्कुल जवाब आप लोग सटीक दे रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यानी राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है उसमें किसमें उल्लेख है आपको बताना है। तो देखिए, इस तरीका के जो प्रश्न यहाँ जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके बीपीएससी टी 1 से लेकर 3 तक में भी पूछा हुआ है, स्टेट में बहुत सारे प्रश्न जो है पूछा हुआ है, उसी को यहाँ लेकर के आए हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या है, ऊपर चर्चा किए थे, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए, होता क्या है कि आप लोग जब समय नहीं दे पाइएगा तो कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आपको समय देना है, क्योंकि आपकी तैयारी जो है महत्वपूर्ण है, आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको उसको देखते चलना होगा। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू, और जो है उसको देखते चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो शुरू में ही, यानी 343 में ही ऐसा किया गया है। विकल्प को सही हो जाएगा। आगे, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो ये वहन का दायित्व है, ये किस में निर्धारित है आपको बताना है। तो ये जो निर्धारित है ऊपर जो है देखें 351 में है, यानी प्रचार प्रसार का बात करता है, प्रचार प्रसार का बात करता है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 351 में है। आगे देखिए है कि बिहार के मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो ऊपर हम लोग देख लिए थे, बिल्कुल सही जवाब, यानी अनुच्छेद जो है 2003 में जो है इसे शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये जो है ये वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि बिहार से संबंधित है तो ये वीवीआई है। तो आपको एक एक प्रश्न को देखते चलना है। और लाइव क्लास में बहुत सारे जो है नेट का समस्या चल रहा था, तो हम रिकॉर्डेड जाते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है पूर्णता होती रहे, कोई बाधित ना हो। हमें समय नहीं भी मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्लास उपलब्ध करवाएं, तो ये बहुत चैलेंज हो जाता है। मैथिली भाषा के साथ साथ और किस भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए, मैथिली भाषा को तो शामिल किया गया था, मैथिली भाषा को शामिल किया गया था 52 में संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 2003 में इसके साथ जो है और किस भाषा को शामिल किया गया? तो देखिए, डोगरी, बोडो, संथाली तीनों को शामिल किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यानी निम्न में कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची का अगर बात करें तो 22 भाषा शामिल है। 22 भाषा में देखिए नेपाली ये तो है, संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी जो है शामिल नहीं है। विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीका से देखिए प्रश्न पूछ सकता है। सभी तरीकों को, सभी तरह के प्रश्नों को मैंने यहाँ समाहित किया है, ताकि आपका जो तैयारी है वो कहीं से कमजोर ना रहे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा किसे दिया गया है आपको बताना है। तो संविधान में देखिए, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को भी नहीं दिया गया है, किसी भी भाषा को किसी को नहीं दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, किसी को नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विशेष निर्देश जो दिए गए हैं
वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। ऊपर की स्थिति का प्रश्न आया था, विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि प्रचार परिषद यानी विकास का इसी पे है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है आपको बताना है, यानी वर्तमान में जो संविधान है कितनी भाषाओं का उल्लेख है। जल्दी से आप जो जवाब दीजिए। बिल्कुल कुछ का सही जवाब है, कुछ गलत भी दे रहे हैं। यानी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब देखिए विकल्प में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा। तो चौथा और पांचवा जो विकल्प है आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, उसको आपको दिखने चलना है, क्योंकि आपकी सटीकता की जांच करता है, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इस पर रिविजन होगा। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो निर्मित होता है वो कब होता है? तो 1976 में होता है। अब देखिए 1976 से पहले 1963 में भी बना था, लेकिन उसको जो है रद्द किया गया था। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? यानी कौन से राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसका अगर आंसर देखिएगा तो इसका जम्मू कश्मीर होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इसका उत्तराखंड दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर को ही मानेंगे, यानी विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? तो क क्षेत्र में जो रखा गया है वो पंजाब को क में नहीं रखा गया है, तो ये तो नहीं हो जाएगा, असम भी नहीं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, बिहार को क क्षेत्र में रखा गया है, यानी हिंदी बोलने वाले लगभग क क्षेत्र में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? तो देखिए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का संबंध का जहां भी चर्चा करेगा तो 120 हो जाएगा, और विधानमंडल का बात करेगा तो 210 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, संसद में बात करेगा तो 120 और विधानमंडल में बात करेगा तो 210 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम अधिनियमित जो करने का काम किया गया था वो 1963 में किया गया था, यानी विकल्प ख जो है सही होगा। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय महत्व का जो सम्मेलन घोषित किया गया है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को किया गया था। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की? यानी हिंदी की जो है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने सबसे पहले मान्यता दिया? तो सर्वप्रथम मान्यता देने वाले में कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है, आज तक नहीं बन पाया है राष्ट्रभाषा हिंदी। तो ये हिंदी पढ़ाने वाली या पढ़ने वालों के लिए जो है दुर्भाग्य की बात है कि आप हिंदी पढ़ते हैं लेकिन हिंदी के विकास में आपका कोई योगदान नहीं रह पाता है। तो यही स्थिति होगा, जिस तरह से हिंदी का हो रहा है तो हिंदी पढ़ने वालों के लिए यही होगा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? तो कोई नहीं है भारत की राष्ट्रभाषा, विकल्प जो अ है सही हो जाएगा, कोई भी नहीं है। आगे, संघ की राजभाषा हिंदी को किस दिनांक से लागू किया गया? तो किस दिनांक को संघ की राजभाषा हिंदी को किस दिनांक से लागू किया गया आपको बताना है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन संविधान में जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार जो किया गया है 49 को किया गया है और इस दिन से लागू किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया, लेकिन उसको लागू जी किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया है, और 26 जनवरी आने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी थी, ऊपर हम लोग देख चुके थे, अंग्रेजी थी। आगे निम्नलिखित में कौन त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो त्रिपुरा में जो व्यापक रूप में बोली जाती है वो क्या है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है त्रिपुरा में, क्योंकि बंगला के नज़दीक है, बांग्लादेश के नज़दीक है, तो बंगाली बोली जाती है। आगे है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा का जो संबंध है मुख्य रूप से वो कहाँ से है? तो असम से है, बोडो असम में है, यानी विकल्प क जो है
सही हो जाएगा। बोडो असमिया वहाँ बोला जाता है। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? अब देखिए तिरहुता लिपि का प्रयोग जो किया जाता था वो मैथिली भाषा लिखने के लिए किया जाता था लिपि का, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तिरहुता का प्रयोग किया गया था, इसी से तिरहुत जो है नाम दिया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, सभी को जानता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे किस वर्ष में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को जो शामिल किया गया था वो 1967 में किया गया था सिंधी को शामिल। विकल्प क जो है सही हो जाएगा 1967 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया है, संपर्क भाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा संविधान में दिया गया है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आगे है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी जो बोली जाती है वो कहाँ की भाषा है, सभी लोग जानते हैं। तो डोगरी जो बोली जाती है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है। आगे है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भाषा को जो बांटा गया है वो कितने क्षेत्रों में? तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, यानी क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। इनमें से कौन सी शब्द राष्ट्रभाषा में नहीं है? तो राष्ट्रभाषा में कौन से शब्द नहीं है ये पूछा गया था। देखिए कोई कोई प्रश्न उटपटांग होता है, तो राष्ट्रभाषा में जो है संवैधानिक जो है नहीं है, विकल्प क सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमको भी समझ में पूरी तरह से नहीं आया था, विकल्प क सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषा में कौन सी भाषा न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है? यानी सबसे कम 22 भाषा में सबसे कम जो है यानी न्यूनतम जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे कम लोगों के द्वारा? ये जनगणना में पता चलता है। तो देखिए संस्कृत जो है सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है जो संविधान में है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। कोंकणी की आधिकारिक भाषा है, तो कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है ये आपको बताना है। तो कोंकणी जो है दमन और दीव का जो है आधिकारिक भाषा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, दमन दीव। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई है? तो वंदे मातरम की जो रचना की गई है वो किस भाषा में की गई है आपको बताना है। तो देखिए वंदे मातरम मूलतः जो है संस्कृत भाषा में रची गई है, विकल्प ख सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। आगे है राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ? आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा की स्थापना कब हुई? तो देखिए राजभाषा आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1955 में किया गया था राजभाषा आयोग जो है, 5 वर्ष के बाद बनेगा एक, तो राजभाषा आयोग बना था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत से लोग के जवाब आ गए हैं, कुछ के अभी तक नहीं आए, तो विकल्प जो है ग सही हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज हमने राजभाषा हिंदी यानी उसकी संवैधानिक जो स्थिति है उसको मैंने टॉपिक को आपके समक्ष करवाया है, और मुझे लगता है कि अब 3 से 4 टॉपिक और बचा हुआ है। साहित्य का 3 से 4 टॉपिक बचा हुआ है, उसको अगर आप देख लेते हैं, आप हम यहाँ पे करवा देते हैं, तो आपका हिंदी साहित्य लगभग क्लियर हो जाएगा, यानी लगभग जो है यानी 99% हो जाएगा। बाकी एक आध टॉपिक रहेगा तो उसको हम लोग विविध में देख लेंगे, अंतिम में विविध में जो है हिंदी के जो है संपूर्ण चीज़ों को जो बाकी है उसको देख लेंगे।
तो इतना चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई गई है आज। तो इसको आपको देखिएगा 35 में कितना सही हुआ है कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा, ताकि हम समझ जाएं कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। हिंदी के प्रयोग के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो वो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं आपको बताना है। 3 क्षेत्र में बांटा गया है, कौन कौन, यानी वो 3 क्षेत्र कौन है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए वो 3 क्षेत्र है, वो क्या है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र, जिसको क्या है ABC भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो क क्षेत्र, क ख ग क्षेत्र, यानी 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो क ख ग क्षेत्र है या ABC क्षेत्र है। तो ये देखिए आपको प्रश्न पूछा गया है, और आज जो है हमने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब जो है आपको इसी को 2-3 बार देखिएगा, जितना क्लास हो रहा है देखिएगा। कुछ अब जो है बीच में प्रैक्टिस सेट ज़्यादा होगा, तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा। और मॉक टेस्ट का जो है, मॉक टेस्ट जो ऐप पे होगा मॉक टेस्ट, तो उसका जो है लगभग प्रयोग चल रहा है, जल्द से ही फाइनल हो जाएगा तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। ऐसे आप लोग अगर सक्षम है तो जाकर के ऐप पे बना सकते हैं, हिंदी जंक्शन ऐप पे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देख लिया है। अब आपके पास ये सभी टॉपिक का नोट्स नहीं है जो क्लास हुए हैं, जो होंगे। अगर लेना चाहते हैं BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस है, तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर दीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको जो है PDF देंगे। क्या देंगे, तो PDF देंगे, जिसको आपको 2-4 बार 5 बार देखना है नोट्स को, और प्रैक्टिस सेट देंगे, यानी 38 प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कर देते हैं अच्छे से, तो आपका तैयारी जो है 99% हो जाएगा। और साथ ही ये तैयारी, ये नोट्स से आपका 80 नंबर के साथ साथ क्या है 22 नंबर क्वालिफाई पेपर है, उसका भी तैयारी हो जाएगा। अलग से कोई हिंदी की किताब या पुस्तक या फिर कोई ट्यूशन प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण हम यहाँ पे करवा देंगे। ये PDF में दिया रहेगा, तो आप उसको जो है 249 रुपया नहीं देखिए, अपना रिजल्ट देखिए, ज़िंदगी देखिए, क्योंकि 1-2 नंबर से मेरिट आपका नहीं बनेगा तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। तो उससे आपको बचना है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपसे विदा लेते हैं। अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद।